Assalamu alaikum. Welcome back. I'm your host Makbul Hussain, and this is Connected Pakistani Show. This interview series is supported by the Rehan Foundation and Institute of Peace and a part of Connected Pakistani. आज की गेस्ट जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है, उनके बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में हम जानेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं। सैला फॉक, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी काफी अरसे से हम अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की मीटिंग स्केड्यूल हो रही थी, लेकिन अब जाके ये हुई है। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपके शो में आकर। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपने हमारे शो को ज्वाइन किया और अपना लाइफ एक्सपीरियंस, अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी। तो मैं आप सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम मेरी ऑडियंस को अपना जो डिटेल इंट्रोडक्शन है, ताकि हम आपके बारे में डिटेल के साथ जान सके। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम सहला फ़ौक है। मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आजकल मैं अपने प्रोफेशन में भी अपने करियर के तौर पर मशीन लर्निंग में रिसर्च कर रही हूँ। इसके अलावा मैं यूनाइटेड नेशन में वॉलंटियर किया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मैंने काम किया है। मैं यूथ पार्लियामेंट के साथ वाबस्ता हूँ, मैं उनके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। और आजकल मैं अपनी एनजीओ यूटोपिया फाउंडेशन प्लेनेट फॉर ऑल, मैं उसकी सीईओ हूँ और को फाउंडर हूँ। और हम लोगों का मिशन ये है कि हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें जहाँ ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स एक हार्मनी और पीस में रह सकें। तो ये हमारा मिशन है और इसके लिए हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ग्रीन हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूथ पार्लियामेंट है, इन सब के साथ हम कोलैबोरेट करें। तो इंशाल्लाह आप लोग, अगर आप हमारा पेज ज्वाइन करें तो आपको आइडिया होगा कि हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम करें। तो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपकी स्टडीज़ भी कंटिन्यू हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी इन है माशाल्लाह, और सोशली भी आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। तो सैला, जैसा कि आपने बताया कि आपकी एक एनजीओ है, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, इस एनजीओ को बनाने का मकसद और ये ख्याल आपको कब आया और कैसे आया? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली हुआ ये था कि लास्ट ईयर से मैं एनिमल्स के लिए तो काम कर रही थी। अपनी कम्युनिटी एनिमल्स जो थे उनको मैं फीड करवा रही थी, उनको रेस्क्यू कर रही थी। और अगर उनकी कोई, जैसे पिछले दिनों एफपीवी था कैट्स में, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इसके अलावा एफआईपी था और कैल्सी वायरस था। इन सब के आउटब्रेक्स थी, तो इनके लिए मैंने काम किया था। इसके अलावा कोविड में जहाँ बहुत ज़्यादा हुआ ये था कि एनिमल्स को हम हमारी, जो आपने सुना होगा कि इम्प्रेस मार्केट में एनिमल्स जो हैं उनको प्रॉपर्ली फीड नहीं किया जाता, तो अराउंड 70% एनिमल्स जो थे वो मर गए थे। तो हम मैंने उस वक्त ये काम स्टार्ट किया था, उनको फीड करना शुरू किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आइडिया हुआ था कि उनकी बहुत से, उनकी भी एक लाइफ है जिसको हम कंसिडर नहीं करते। उनकी भी बीमारियां होती हैं, उनका भी एक टाइम होता है। और ये बहुत तकलीफदा होता है कि आप किसी मदर को देखें कि उसके किटन्स मर रहे हैं, उसके पपीज जो हैं, उसके जो बेबीज हैं वो मर रहे हैं। और वो भी सिर्फ इस वजह से कि उनको 1,000 रुपए की, 700 रुपए की वैक्सीन नहीं लग रही। तो उनके लिए मैंने काम स्टार्ट किया था। उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया है और हमने इस मिशन को ह्यूमंस के लिए और प्लांट्स के भी लेके गए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी में कि यहाँ, मतलब एक प्रॉब्लम भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारे लिए काम करने को बहुत कुछ है। तो हमें हमें बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हमें पैरेलल में करना चाहिए और उन पे काम नहीं हो रहा। जैसे वाटर का इशू है, वाटर स्कार्सिटी में पाकिस्तान जो है एक्सट्रीम, पाकिस्तान रेड जोन में है। इसके अलावा हमारे पास प्लांट्स का बहुत इशू है, हमारे पास सस्टेनेबिलिटी पे काम नहीं हो रहा। तो ये सारे इश्यूज हैं जिन पे हम काम करने का हमारा इरादा है और इस पे बहुत पे हमने काम, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए है। हमने अभी एनिमल के लिए हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, विंटर ड्राइव हमने शुरू की है, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए इंक्लूसिव। तो ये फर्स्ट ड्राइव है जिसमें हम एनिमल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उनके लिए भी विंटर ड्राइव हमने स्टार्ट किया। और इसके अलावा हम प्लांट्स के लिए भी काम कर रहे हैं और बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। तो उन पर आप हमारे पेज पे जो है अपडेट पाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। अच्छा साहिल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप स्टूडेंट लाइफ में कैसी थी? स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा शाय थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, अब जैसे अभी मैं सोशल वर्क, क्योंकि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल होना पड़ता है। आपको भी आइडिया होगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं जी। तो आप बगैर नेटवर्किंग के नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि हमें लोगों को साथ मिला के काम करना है। आप अकेले रह के ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकते। तो सब साथ में आएंगे तो हम पाकिस्तान को, हम अर्थ को सेव कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मैं
अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा शाय थी। मैं बिल्कुल पढ़ाई पे फ़ोकस रहती थी, मैं बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ में नहीं थी और मेरा फ़ोकस ये था कि मैक्सिमम लर्न करें, बहुत ही मेरा बहुत लिमिटेड सर्कल था। तो इट्स नॉट लाइक व्हाट आई एम लिविंग नाउ। ओके, माशाल्लाह। अच्छा सैला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब तक आपने लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा? मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से क्या सीखा? जी, जी। ओके, मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से मेरे ख्याल में अगर आप दुनिया में रहते हैं तो दुनिया आपको बहुत कुछ सिखाती है। बस ये कि आप उसमें से जैसा आप अपनी सोच होती है आप उसमें से वही लेसन सीखते हैं। तो जो कुछ मैंने सीखा है वो ये कि आप लोग हमारे यहाँ अगर हम लोग सेक्रीफाइस करना सीखें तो हम लोग लाइफ में काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर काम सेल्फिश होकर करें, क्योंकि अगर आप सेल्फिश ना, जैसे अभी जो ग्रोइंग, मैंने इस पे काफ़ी दूसरे इंटरव्यूज़ में भी बात की थी कि कैपिटलिज़्म जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर गया है ये कॉन्सेप्ट। और इसका सिर्फ कैपिटलिज्म इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज़ पे एक्सट्रीम में जाएंगे ना तो वहाँ इश्यूज आएंगे। हम लोग इतने ज़्यादा पैसे बनाने की तरफ चले गए हैं कि हम उस रास्ते में हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, हम बस चाहते हैं कि हर चीज़ को हम मॉनेटरी बेनिफिट्स में देखें। अगर वो हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स दे सकती है तो वो वर्ती है, अदरवाइज वो जिंदा रहे वो मरे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर आप अपने सेक्रीफाइस करते चलें, जैसे ईदी साहब हैं और एसीएफ में आयशा चंडीगढ़ काम कर रही हैं, अगर तो आप न सिर्फ दुनिया में आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं बल्कि आप आखिरत में भी अल्लाह ताला के सामने अपने कोई आप बात कर सकते हैं कि हाँ मैंने अपनी लाइफ जो है वो एक बेहतर तरीके से गुजारी है। तो मैंने यही सीखा अपनी लाइफ में कि आप जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको, मतलब बहुत सी दुनिया आपको अपॉर्चुनिटीज देती है सेल्फिश होने की भी, तो आपको उनमें से वो अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए जहां आप बैलेंस रखकर दूसरों के बारे में और अपने बारे में आप काम कर सकें। एग्जैक्टली सैला, बस बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम बांटना शुरू कर देते हैं तो उस चीज़ में इजाफा भी होता है और सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, एग्जैक्टली अपने मोहल्ले के, अपने सिटी क्योंकि के। देने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है। जी, जी। आपको आपकी हैसियत से ज़्यादा, आपकी जितने भी तकदीर है उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ना उससे कम ले सकता है। तो फिर आप इतने ज़्यादा सेल्फिश क्यों हैं? और अगर आपके पास कुछ है तो उसमें दूसरे लोगों का भी हिस्सा है। मैंने हमेशा बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो आपके पास किसी और की अमानत है और आपको उन तक पहुँचानी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा ही है, लेकिन सैला यहाँ पे ये है कि आजकल ना आपको शेयरिंग नहीं सिखाई जाती। आजकल सोसाइटी में हम अपने बच्चों को, एग्ज़ैक्टली। अपने बहन-भाइयों को देख लें तो हम शेयरिंग नहीं सिखा रहे होते। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर शेयरिंग सिखाई जाए बचपन से ही तो वो बड़े होके जब हमारी जैसी एज पे पहुँचते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है शेयरिंग। वो दूसरों को अपने साथ लोगों को शेयर कर रहे होते हैं अपनी चीज़ें और फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल। सैला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टूडेंट लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा किसकी सपोर्ट हासिल रही? स्टूडेंट लाइफ में किसकी तरफ से सपोर्ट, लाइक मेरे फैमिली की तरफ मदर, से या फिर जी, आप फैमिली की तरफ, आउटसाइड? फैमिली की तरफ। फैमिली की तरफ से स्टूडेंट लाइफ में सबकी तरफ से हमारी फैमिली में काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। तो मोस्टली अगर मैं कहूँ तो मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने हम लोगों से मतलब कहा कि आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे फोकस रहें। उन्होंने हमें घर में कोई काम नहीं करने दिया, उन्होंने हमें किसी और चीज़ में, किसी भी कोई भी एक्टिविटी होती है जिसमें अगर उन्हें लगता है कि हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है तो वो उस साइड पे हमें नहीं इंगेज होने देती। तो मुझे लगता है कि ये हमारी तरफ से, मतलब उनकी तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट थी, जिसकी वजह से हम लोग अपनी स्टडीज़ पे पूरा हमने फोकस किया। तो पहला तो बचपन की आपको ऐसी याद जो अभी तक आपके माइंड में, और याद करके कभी-कभी याद आते बंदे को आप हँस देती हो और दिल करता हो कि वो टाइम जो है वापस आ जाए दोबारा? कौन सा टाइम था? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन सुन पाई। हेजल, नहीं करो। जी जी, सॉरी। मेरा क्वेश्चन ये है कि बचपन का कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा मोमेंट जो अब तक आपको याद हो और जब याद आता हो तो आप हँस देती हो और दिल करता हो कि उस मोमेंट में आप वापस चली जाएँ? ऐसा कौन सा टाइम था? देखिए, लाइफ में बहुत से मोमेंट्स होती हैं जिसमें आपको, मैं नहीं कह सकती लाइफ का कोई एक मतलब दौर ऐसा था जिसमें के बहुत अच्छे हैप्पी मोमेंट्स थी। मेरे ख्याल में लाइफ जो है वो हैप्पी और सैड मोमेंट्स का एक कलेक्शन है और वो आपको ऑल्टरनेट मिलती है।
कभी आप हैप्पी होंगे, कभी सैड होंगे, डिफरेंट मोमेंट्स होती हैं, बहुत सी मोमेंट्स ऐसी होती हैं जिन पे आप बाद में सोचें तो आपको खुशी होती है, बहुत सी मोमेंट्स ऐसे होती हैं जिन पे आप सैड होते हैं। मेरे ख्याल में मेरी सबसे बेहतरीन वक्त वो होता है जिसमें आप उन लोगों से कनेक्टेड है जिन लोगों की आपकी लाइफ में वर्थ है। तो उनके साथ गुजारो टाइम, अगर मुसीबत में भी हो चाहे खुशी में हो, आपको अगर बाद में आप याद करते हैं तो आपको खुशी ही होती है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ थे जिनसे आप मोहब्बत करते थे। तो मैं ये कहूंगी कि जब तक मतलब जो टाइम मुझे अपनी नानी के साथ गुजारने का मौका मिला उनकी डेथ से पहले, तो वो टाइम मुझे काफी मेमोरेबल है। और जो टाइम मैं अभी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रही हूँ करंटली, मेरे लिए वो बहुत कीमती है। माशाल्लाह, ग्रेट, माशाल्लाह। तो सैला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे कि आपकी स्टूडेंट लाइफ में लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस देखती हैं आप? स्टूडेंट लाइफ अगर मैं बात करूं इंटर के बाद की, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो प्रोफेशनल लाइफ का प्रोटोटाइप है। कि आपको जो कुछ प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जिस तरह आपको नेटवर्किंग करनी है, जिस तरह आपको काम करना है, जिस तरह आपको मल्टीटास्किंग करनी है, तो इस सब का एक छोटा सा आपको प्रोटोटाइप करने को मिलता है, छोटा सा जो है सैम्पल के तौर पे, लाइक आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उस चीज को इंटर्नशिप कह लें कि आप वो करते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में। लेकिन ऑफ कोर्स इंटर्नशिप जो है वो प्रैक्टिकल जॉब से बहुत डिफरेंट होती है, तो जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो प्रोफेशनल लाइफ से बहुत ज्यादा कम, मतलब हम उसको कहेंगे उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है। तो प्रोफेशनल लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है क्योंकि उसमें हर चीज के, बेसिकली वो डिफिकल्ट इसलिए होती है कि हर चीज के आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी लाइफ से डिफरेंट रहता है। सही। तो आपके नज़र में कौन सा जो टाइम था वो आप बेहतरीन होता है स्टूडेंट लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में? आप किस टाइम में आपने खुद को कंफर्टेबल फील किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, देखें, कंफर्टेबल किस लाइफ में फील किया, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं अभी का जो टाइम है मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि एक प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे कंटिन्यूस मेरी लर्निंग हो रही है। तो मुझे इस लिहाज से ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो स्टूडेंट लाइफ जो है वो रिलेटिवली आपकी कंफर्टेबल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आपको कोई टेंशन्स नहीं होती, आपको कोई प्रॉपरली आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आगे जाके अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना होता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको उनके अपने गोल्स होते हैं, उनके एम्बिशंस होते हैं जिनको उन पे काम करना होता है उनको। तो यूनिवर्सिटी लाइफ जो है केयर फ्री लाइफ होती है। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए प्रोफेशनल लाइफ मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी कुछ मतलब बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं अभी मैं काम कर पा रही हूँ जिनमें पहले नहीं कर सकती थी प्रोजेक्ट्स में। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन जवाब दिया आपने। सेला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स की तरफ से अब तक आपको कुछ याद हो कि अब पेरेंट्स हमेशा नसीहत करते हैं, कोई ऐसी 3 नसीहतें हैं जिस पे आप अभी भी अमल कर रही हो और आप ये चाहती हो कि आप ये अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें और वो भी उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें? पेरेंट्स की तरफ से नसीहत सबसे पहली जो मैंने अभी आपसे शेयर भी की थी वो ये कि आपको अपनी लाइफ में जितना कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा मिला है तो वो आपके पास किसी और की अमानत है। तो आपको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आप किसी की अमानत उस तक नहीं पहुंचा रहे तो आपका हिसाब होगा कि आप उन लोगों को उनकी अमानत आपने नहीं लौटाई। तो आपको इस बारे में, मेरे ख्याल में ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप उसके बारे में हमेशा जब भी कुछ आप खर्च करेंगे तो आप पहले सोचेंगे कि ये मैं किसी का एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं करी, किसी और का हक तो नहीं मार रही। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे नसीहत की जिस पर मैं अभी भी अमल करती हूँ, वो ये कि मेरे पेरेंट्स ने प्रैक्टिकली अल्फाज में नसीहत नहीं की, मगर उन्होंने हमें घर में एक इन्वायरमेंट बना के दिया कि हमें रीडिंग करनी है मैक्सिमम। जो हमारे पास फ्री टाइम होता है, अभी भी हमारे घर में किसी के पास फ्री टाइम होगा तो वो कोई ना कोई बुक पढ़ रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई, क्योंकि जब भी आप बुक पढ़ते हैं, अगर आप कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अगर आप पोइट्री पढ़ रहे हैं, आप कोई भी चीज कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आपको मोरल वैल्यूज आपको सीखने को मिलती हैं बहुत सी। आपको जैसे एक्सपीरियंस है, अगर आप गोरकी के बुक पढ़ें या आप शहाबनामा पढ़ते हैं या कोई भी चीज पढ़ते हैं, आपको उनसे लाइफ लेसन्स मिलते हैं।
आपको उनसे बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकल बातें मिलती हैं जो आपको उन लोगों ने कई सालों के बाद उनको कई अशरे लगे उन चीज़ों को सीखने में, लेकिन हमें उसको चंद घंटों में हमने वो बात सीख ली। तो ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा है कि उन्होंने हम लोगों को ये हैबिट डेवलप करवाई, हम लोगों को प्रैक्टिकली उन्होंने ये नसीहत की अपने एक्शंस के ज़रिए कि हमें रीडिंग की तरफ जाना चाहिए। तीसरी बात जो मुझे लगती है वो ये कि मेरी मदर ने मुझसे कहा था एक दफ़ा कि जब भी कोई काम किसी से करवाओ तो पहले उस काम को सीखो, क्योंकि अगर तुम्हें वो काम नहीं आता तो तुम किसी से नहीं करवा सकती वो काम। तो मुझे ये बात काफ़ी प्रैक्टिकल लगी और मैं इस बात पे अमल भी करती हूँ कि अगर आप कोई काम नहीं जानते तो कोई आपको अगर आसानी से बेवकूफ़ भी बना सकता है उस काम में। कोई आपको अगर वो बेवकूफ़ ना भी बनाए, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ों में अगर उससे कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि वो काम होता किस तरह है। तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। तो ये 3 नसीहतें जो मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि भई आप लोग भी इन चीज़ों पे अमल करें, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे नहीं पता कि आपको उनसे बेनिफिट होगा किस लेवल का, आप किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। बट मुझे अपनी लाइफ़ में इन जो 3 एडवाइसेज़ हैं इनकी तरफ से बहुत मुझे फ़ायदा मिला। माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, एक बहुत अच्छी एडवाइसेस शेयर की आपके पेरेंट्स की तरफ से, जो आपको मिला वो आपने शेयर किया। तो सैला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे रिसेंटली जो लॉकडाउन रहा, जी। तो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी? आपने किस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया? आपने ये जो सवाल किया ये आपके काफ़ी ऑडियंस के लिए भी बेनिफिशियल है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस लिहाज से क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस बारे में परेशान रहते हैं कि लाइक अगर उनको बहुत सारा टाइम अपनी फैमिली में स्पेंड करना पड़ेगा तो किस तरह उसे स्पेंड करें, किस तरह यूटिलाइज़ करें कि वो टाइम जो है उनका ज़ाया ना हो। तो मैंने ये किया था कि मैंने जो अपनी एनजीओ जब मुझे मोस्टली टाइम घर में स्पेंड करना पड़ा, अपने कम्युनिटी एनिमल्स को देखना पड़ा, तो मैंने उनके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, स्ट्रे कैट्स फीडर। तो ये सही। अभी भी एक्टिव प्रोजेक्ट है यूटोपिया फाउंडेशन का, और इस प्रोजेक्ट में हम लोग उनको फीड करते हैं। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है, जैसे ही दोबारा रिकनेक्ट होते हैं तो सैला अपना जो आंसर है वो कंटिन्यू करेंगी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। नेटवर्क की इशू की वजह से जो है गेस्ट स्पीकर जो हमारी हैं, हमारी आज की स्पेशल गेस्ट सैला फाक, जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है, उनकी आवाज़ जो है स्टक हो गई है शायद नेटवर्क के इशू की वजह से। जैसे ही रिज्वाइन होती हैं हमारे शो में दोबारा आती हैं तो इंशाल्लाह हम उसको दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं। और अ, आप उनको मैक्सिमम टाइम दें। जी, जी मकबूल सर। जी सर। जी सैला, आपकी ना आवाज़ कट गई थी शायद नेटवर्क की इशू की वजह से। आपका जो वीडियो और वॉइस है वो अच्छा। कट गई थी। आपकी आपका आंसर जो है हमारे तक नहीं पहुंचा। अच्छा, नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली ये कह रही थी कि कोविड में मैंने बेसिकली किया था कि अपनी एनजीओ स्टार्ट की थी स्ट्रेकर्स फीडर की। तो उस पे हम लोग एनिमल्स को रेस्क्यू करते थे, उनको फीड करते थे और उनके रिलेटेड जो इस पे है न्यूट्रा टीएनवीआर है, हमने वो स्टार्ट किया था। तो ये अभी भी एक्टिव प्रोजेक्ट है यूटोपिया फाउंडेशन का। इसके अलावा मैंने ये किया था कि जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं कोर्सेरा से या डिफरेंट साइट से, यूट्यूब से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया और टेक्निकल नॉलेज सीखी। और इसके अलावा मेरे ख्याल में जो हमें कोविड से बहुत अच्छा लेसन मिला था, तो वो ये था कि आपको अपनी फैमिली को, जिन लोगों को आप कदर करते हैं, जिन लोगों की आपकी लाइफ में वैल्यू है, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आपको उनको उनकी लाइफ में ही टाइम देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनको मरने के बाद आप जैसे याद रखते हैं, ये फिर मैटर नहीं करता, क्योंकि वो लोग नहीं है आपके दरमियान। तो कोविड में मैंने ये किया था कि अपनी फैमिली के लिए मैंने टाइम स्पेंड किया था उनके साथ, और उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ पे भी देखना चाहिए कि हम अपनी स्किल्स को भी फोकस करें, अपनी स्किल्स पे भी लर्न करें करियर के डेवलपमेंट के लिए, और साथ-साथ हम उन लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करें, जो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। सैला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपने एनिमल्स को रेस्क्यू किया और उन्हें फीड किया तो वहाँ पे आपके कैसे तासुरात, इमोशंस थे? क्या फ़ील कर रही थीं आप वो वाला एक्सपीरियंस जो है वो हमारी ऑडियंस के साथ और हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। एक्सपीरियंस शेयर करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप जो चीज़ फ़ील करते हैं, आप उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। बहुत सी ऐसी फीलिंग्स हैं जिनमें स्टिल मैं अभी तक नहीं उनको
एक्सप्लोर करना चाहूँगी बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल फॉर मी। बट मेरे ख्याल में जब आप उनको देखते हैं करीब से तो आपको सबसे पहले एहसास होता है कि वो कोई और क्रिएचर्स नहीं है, उनकी भी एक सोल है, उनके भी तकलीफ उतनी ही होती है जितनी किसी इंसान को होती है, और वो भी किसी के अपने बच्चों के मरने पर उनको भी उतना ही दुख होता है जितना हमें हम में से किसी को अपने बच्चों के मरने पे होता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप इतने डेप्थ में अगर आप उनके साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, आप उनके इस लेवल पे काम करते हैं, तो सबसे पहले आप उनका पेन फील करते हैं क्योंकि वो सर्वाइवल मूड में, उनको नहीं पता कि किस तरह उनको आप इस तरह इमेजिन करें कि जब आप लाइफ में आए, आप दुनिया में आए, आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द मौजूद अचानक लोग आपको हार्श तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वो आपको मार रहे हैं, वो आपको धक्के दे रहे हैं, वो आपको खाना नहीं दे रहे। व्हाट वुड बी योर एक्सप्रेशन? ऑफ कोर्स आप इस तरह सोचेंगे कि वाई, हम क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारे जहन में वाई आता है, उनके जहन में भी वाई आता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो उसका आंसर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप उनका पेन फील करते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सी ऐसी चीजें मैंने देखी जिनको अगर मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन करने लगूं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं होंगे। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी, जिस तरह की उनकी बीमारियां हैं, जिस तरह की उनकी कंडीशंस हैं, उनके लिए काम नहीं हो रहा, जिस लेवल पे वो सरवाइव कर रहे हैं। तो आई थिंक ये देखना बहुत डिफिकल्ट है। और फिर बहुत सी मोमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको अंदाजा होता है कि वो भी अगर आप उनको प्रॉपर्ली उनका ख्याल रखते हैं तो वो जिस लेवल की आपसे मोहब्बत शो करते हैं, जिस लेवल की वो आपको कंपैशन शो करते हैं, वो लेवल में आपको यहाँ तक कहूंगी कि वो लेवल ह्यूमंस में नहीं मिलता। वो आपसे इंतहाई ज्यादा उनकी जो सॉफ्ट साइड जब सामने आती है, उनके अफेक्शन लेवल सामने आता है, तो वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। सैला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके स्टूडेंट लाइफ में कोई ऐसा टीचर आपकी लाइफ में आया हो जिसने आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो, जिसने आपको बहुत सी मोटिवेशंस दी हो। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा, कोई आपका मेंटोर हो जिससे आपने बहुत कुछ सीखा, और कैसे उन्होंने आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट दिया? यूनिवर्सिटी लाइफ में तो मुझे ऐसे टीचर्स बहुत सारे थे, ऐसे टीचर्स जिन्होंने करियर डेवलपमेंट में मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को उनसे मिली। बट अगर मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट की बात करें तो आई थिंक वो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने अपना स्कूल जो है, उनका जो सेटअप था मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपना स्कूल जो कायम किया था, उन्होंने इस तरह किया था कि वो 50% स्टूडेंट से फीस लेती थी और 50% स्टूडेंट्स उन्होंने वो रखे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उन्होंने इस सेटअप में करके, ताकि उन्होंने एक पूरा जो है उन्होंने कंसिस्टेंट सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था जो स्टेबल था। तो मुझे ये आइडिया उनका काफी अच्छा लगा, और जिस तरह उनका सेंसिटिव अंदाज में वो ट्रीट कर रही थी चिल्ड्रन को, सिर्फ अपने चिल्ड्रन नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे चिल्ड्रन को, मतलब ऐसे ऐसी कम्युनिटीज में जाके उन्होंने लोगों को एजुकेशन की तरफ लाई जहाँ लड़कियां तो क्या, लड़कों को लोग एजुकेशन में नहीं भेजते। तो मुझे उनकी सोच ने काफी इंस्पायर किया, उनके अप्रोच ने, उन्होंने जिस तरह इस मामले को डील किया और जिस तरह उन्होंने एक प्रॉपरली बिजनेस सेटअप इसके लिए डेवलप किया, मुझे उस चीज ने काफी इंस्पायर किया। तो मेरे ख्याल में मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट उन्होंने ही किया है, क्योंकि अभी स्टिल में अभी भी उनके साथ जब भी उनसे बात करती हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो उन्होंने मुझे काफी इंस्पायर किया। माशाल्लाह। बहुत अच्छा आंसर किया आपने सैला, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात ऑडियंस के साथ शेयर की। सैला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अक्सर फीमेल्स, आप भी एक फीमेल हैं, आपको भी काफ़ी सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे डील करती हैं, और अपने जैसी फीमेल्स को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चलें और किस तरह से अपने एम्स को लेके चलें? अ, ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, और बहुत ही इस पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी सोसाइटी में जो मुझे फील होता है, हमारी सोसाइटी में खवातीन के साथ जो भी बिहेवियर होता है, सिर्फ मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रही जो हरासमेंट है या फिर रेप है उस लेवल हम्म। की। मैं उन लेवल्स की बात कर रही हूँ जहाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनके साथ वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, और उनको वर्बल वायलेंस का सामना करना पड़ा है, इमोशनल अब्यूज का सामना करना पड़ा है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी हमारी सोसाइटी में इश्यूज हैं जिन पर कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट किया गया है कि ऐसा हमेशा से होता है और ऐसा हमेशा होता रहेगा। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली पॉइंट ये है कि जिस तरह मैं डील करती हूँ, मेरे ख्याल में
न सिर्फ मैं, इस वक्त हमारे साथ जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी पाकिस्तान में ख़वातीन हैं, वो इसको इसी तरह डील करती हैं कि इग्नोर करें। क्योंकि आप किसी फोरम पे बात करते हैं, आप किसी जगह अवेयरनेस रेज करते हैं, बट जो आप वो लोग जो इन चीज़ों में प्रॉब्लम बिल्कुल लेवल पे इन्वॉल्व हैं, उनको अवेयरनेस से ज़्यादा वो क्राइम्स के अंदर आ जाता है। उनको डील करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो मेरे अलावा बहुत से और भी ख़वातीन हैं, वो भी इस सिस्टम पे काम कर रही हैं कि इनके लिए प्रॉपर पॉलिसी बने कि जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, वायलेंस में, हरासमेंट में, या फिर और भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह में, उनको डील करने के लिए प्रॉपर लॉज होनी चाहिए और जो एक्टिव होनी चाहिए। क्योंकि इंडिविजुअल सतह पर आप इन लोगों से डील करके नहीं काम करते। ये इसी तरह है जैसे आप किसी सीरियल किलर को जाके नहीं समझा सकते कि ये नहीं करो। आप समझा तो देंगे, लेकिन जवाब में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक्सेप्ट कर लेगा आपके पॉइंट को, क्योंकि वो सीरियल किलर है। अगर उसके अंदर इतनी कॉन्शियस बाकी होता तो वो इस लेवल तक आता ही नहीं। तो उनको डील करने के लिए आपको सिस्टम पे काम करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इस चीज को बदलने के लिए मैं उन खवातीन से भी कहूंगी कि आप खामोश मत रहें। आप अपनी आवाज मुनासिब फोरम्स पे उठाएं, आप उन फोरम्स पे उठाएं, आप लॉस बनाने के लिए काम करें जहां आपकी आवाज सुनी जाए, जहां आपको पता हो कि आपकी बात का इम्पैक्ट हो। वहां आए, आप साथ में काम करें, आप इस चीज को खामोशी से टॉलरेट नहीं करें, क्योंकि खामोशी से किसी जुल्म को बर्दाश्त करना जालिम का साथ देना है। तो मेरे ख्याल में अगर आज आप किसी जुल्म को बर्दाश्त करें, तो आप उस शख्स को इनकरेज करें कि कल वो यही जुल्म किसी और के साथ भी करे। तो बिल्कुल खामोश बिल्कुल। मत रहें, सामने आए, आप इस चीज के खिलाफ आवाज बुलंद करें, आप लॉज बनाने की तरफ आए और प्रॉपरली सिस्टम को चेंज करने के लिए काम करें। इसी तरह न सिर्फ हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को, बल्कि हम दूसरी खवातीन को, दूसरे लोगों को भी सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। सहला, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो लास्ट पे शो अपना एंड करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक स्पेशल मैसेज लेना चाहूँगा आज के इस शो में। मैं अपना स्पेशल मैसेज, ठीक है। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई थी एक्चुअली। मेरा मैसेज ये है कि आप लोग जब भी अपनी लाइफ में कोई भी काम करें, कोई भी आपका एक्शन ले रहे हो, तो आप उससे पहले ये ज़रूर सोचें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि अगर काबिल को हाबिल के कत्ल करने पर आज तक कोई भी इंसान कत्ल करे, तो उसके गुनाह का आधा हिस्सा जो है वो काबिल को जाता है। तो अगर आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई और कोई जानदार है वो समंदर में मर जाता है, या लोग हैं जिनको आप पानी एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो पानी लोगों को नहीं मिलता, वो थर में मर जाते हैं, या किसी और कंट्री में उनके साथ जुल्म हो रहा है, आप खामोश बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको आपको अपने एक्शंस का प्रॉपर देखना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। और अगर उनकी वजह से कोई मुतासर हो रहा है, चाहे वो आपके नेबर में हो या चाहे वो आप समंदर में हो, आप बहुत आपसे दूर हो, आपसे जो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, लेकिन आपके एक्शंस का उनके ऊपर कॉन्सिक्वेंस उनको फेस करना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि आपसे इस बारे में सवाल होगा, और आपको अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत के बारे में भी काम करना चाहिए। क्योंकि इसी तरह हम इस दुनिया को एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं, हम एक यूटोपिया बना सकते हैं जहां सब हैप्पी हो, सब कंटेंट हो और सब सेटिस्फाइड। जरूरी नहीं है कि सब अमीर हो, सब रिच हो या पॉलिटिकली करेक्ट हो। प्रॉब्लम यह है कि सब एटलीस्ट हैप्पी होने चाहिए, सब लोग सेटिस्फाई हैं अपनी करंट पोजीशन से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सहला, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो मैं आपके मैसेज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, खुद भी खुश रहें और अपने साथ इर्द गिर्द लोगों को भी खुश रखें। हमें हमेशा अच्छे की तलाश होती है। हम ये नहीं करते कि खुद अच्छे बन जाएं तो किसी एक की तलाश जो है वो कम हो जाएगी। खुद को चेंज करने की कोशिश करें। जब हम खुद को चेंज करेंगे, खुद को तब्दील करेंगे, तो इस सोसाइटी में हम पॉजिटिविटी ला सकते हैं। सोसाइटी को, हम इस माशरे को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। बस बात यह है कि खुद में थोड़ा सा चेंज ले आएं और खुद को चेंज करने की कोशिश करें। सोसाइटी और माशरा जो है वो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा। और दूसरों सैला, के बहुत बारे में शुक्रिया। सोचें, दूसरों के लिए भी काम करें। एग्जैक्टली सैला, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी फिर किसी सेशन पे, किसी इंशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी प्लेटफॉर्म है पे आपसे आपके साथ आपकी शो का। मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू।